थाई एयरवेज इंटरनेशनल का एयरबस A310-304 विमान 113 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लिए आसमान में उड़ते उड़ते अचानक से हिमालय पर्वत श्रृंखला में कहीं गायब हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कई सालों बाद इस प्लेन का मलबा एक ऐसी जगह पर मिलता है जहां इसको होना ही नहीं चाहिए था। ये प्लेन आखिर अपने रास्ते से इतना कैसे भटक गया था? इन्वेस्टिगेटर्स जब मामले की तह तक जाते हैं तो इस हादसे के पीछे की वजह उन्हें हैरान कर देती है। क्या यह घटना काठमांडू में रेडर ना होने की वजह से हुई थी या फिर इस हादसे का जिम्मेदार नेपाल का मानसून था? असल में इस घटना के होने के पीछे एक ऐसी वजह थी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है थाई एयरवेज इंटरनेशनल फ्लाइट 311 की, जिसे आज भी पायलट को सावधानी सिखाने के लिए केस स्टडी माना जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपको इसी हादसे के बारे में बताने वाले हैं। 31 जुलाई 1992 का वो दिन, सुबह के समय थाई एयरवेज इंटरनेशनल फ्लाइट 311 उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। इस फ्लाइट को बैंकॉक थाईलैंड के डॉन मंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जो कि एक 3 घंटे की जर्नी थी। इस फ्लाइट में एयरबस A310-304 इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उस समय एक सेफ और मॉडर्न एयरक्राफ्ट माना जाता था। दरअसल फ्लाइट 311 से पहले यह विमान 9 साल सर्विस में रह चुका था और किसी भी गंभीर हादसे का शिकार नहीं बना था। यहां तक कि जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट में यूज होने वाला था वह भी सिर्फ 4 साल ही पुराना था और उसका रिकॉर्ड भी एकदम साफ था। इस प्लेन में एडवांस्ड ऑटो पायलट से लेकर लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम तक वह सब कुछ था जो 90 के दौर में आधुनिक माना जाता था। खैर, एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज होने के साथ ही प्लेन में 99 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर सवार होते हैं। बता दें कि इस फ्लाइट की कमान 49 साल के कैप्टन प्रीदा सुट्टीमाई के कंधों पर थी, जिनके पास 13,200 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इसमें 4400 घंटों का एक्सपीरियंस उन्होंने A310 को उड़ाते हुए हासिल किया था। कैप्टन के साथ कॉकपिट में 52 साल के फनथैट बुन्यायेज एज ए को पायलट मौजूद थे और उस समय 14,600 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे और उन्होंने A310 विमान को उड़ाते हुए 4200 घंटों का एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ था। अब ऑन पेपर तो हमें दोनों पायलट्स में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। दरअसल कैप्टन प्रीदा सुट्टीमाई पर कई बार यह आरोप लग चुका था कि वह एयरलाइन के टॉप ऑफिशियल्स की मदद से और समय से पहले प्रमोट किए जाने की वजह से कैप्टन बने हैं, जबकि फनथैट बुन्यायेज के करियर पर नॉट कैप्टन मटेरियल का ठप्पा लगा हुआ था। बहरहाल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने और सभी पैसेंजर्स के बोर्ड होने के बाद फ्लाइट 311 सुबह 10:30 बजे टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ एकदम नॉर्मल और बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है और कुछ ही देर में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। करीब 2.5 घंटे तक यह फ्लाइट पूरी तरह नॉर्मल रहती है और प्लेन बड़े ही आराम से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन दोपहर में 12:30 पर जब पायलट काठमांडू के ATC से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। ये इस फ्लाइट में होने वाली पहली अनयूजुअल चीज थी। हालांकि पायलट इसे इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि नेपाल में ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। दरअसल काठमांडू एक ऐसा शहर है जो दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ है। यहां तक कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 विशाल पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। उत्तर की दिशा में इन पर्वतों की ऊंचाई 26,000 फीट तक है, जबकि दक्षिण में यह 9,000 फीट तक ऊंचे है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने वाले ज्यादातर बड़े प्लेन दक्षिण की दिशा में जाते हैं, जहां पर्वत ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, मगर फिर भी इस एयरपोर्ट पर लैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है क्योंकि इसका रनवे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बना हुआ है। यानी लैंड करने के लिए पायलट को ऊंचे ऊंचे पर्वतों के ऊपर से गुजरने के बाद तेजी से प्लेन को नीचे लाना पड़ता है। इन पर्वतों की वजह से कई बार प्लेन और ATC के बीच रेडियो कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही चीज इस समय 311 के पायलट फेस कर रहे थे। सोने पर सुहागा ये था
जबकि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय रेडार भी नहीं था। यानी कंट्रोलर्स को प्लेन की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा लगाने के लिए पायलट से मिलने वाली पोजीशन रिपोर्ट्स पर ही रिलाई करना पड़ता था। इस सब के अलावा इस समय नेपाल के मानसून सीजन का पीक था, जिसकी वजह से हर जगह तेज बारिश हो रही थी और कॉकपिट से घने बादलों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार पायलट एटीसी से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें सियरा वॉर सर्कलिंग अप्रोच के जरिए लैंडिंग करने का क्लियरेंस मिल जाता है। लेकिन कैप्टन इस क्लियरेंस से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। रोजर ओके, इट्स रेनिंग ओवर द फील्ड। में सियरा वॉर सर्कलिंग अप्रोच का मतलब यह था, प्लेन को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर उत्तर दिशा से रनवे 20 पर लैंड करना था, मगर खराब मौसम और पुअर विजिबिलिटी की वजह से कैप्टन इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने में बिल्कुल खुश नहीं थे। यहां तक कि वह एटीसी से अपने ऑल्टरनेट एयरपोर्ट, जो कोलकाता था, वहां पर लैंड करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने को भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि पायलट्स को इसकी जानकारी मिल पाए, एटीसी की तरफ से हवा का रुख बदल जाने का अपडेट मिलता है और इस नई अपडेट के साथ उन्हें स्ट्रेट इन सियरा अप्रोच के साथ रनवे 02 पर लैंड करने का क्लियरेंस मिल जाता है। लैंडिंग की यह अप्रोच काफी सिंपल थी। इसमें पायलट को पहले अपना प्लेन रोमियो नाम के एक वे पॉइंट पर ले जाना था, जो दक्षिण की दिशा में रनवे से 75 किलोमीटर दूर था, और उसके बाद पर्वतों को पार करके उन्हें अपना एल्टीट्यूड कम करते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन में रनवे की तरफ बढ़ना था। इसी पाथ को फॉलो करते हुए बहुत ही सावधानी से रोमियो वे पॉइंट पर पहुंचने के बाद प्लेन को रनवे की तरफ अलाइन करके पायलट्स फ्लैप को लो करना स्टार्ट करते हैं। इस अप्रोच में उन्हें फुल फ्लैप की जरूरत थी ताकि नीचे आते हुए प्लेन की स्पीड पर काबू रखा जा सके, लेकिन जैसे ही वो फ्लैप को लो करते हैं तो फ्लैप एक पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। अब बिना फ्लैप के इस एयरपोर्ट पर लैंड करना इम्पॉसिबल था। पायलट इस प्रॉब्लम के बारे में तुरंत ही एटीसी को बताते हैं और साथ ही कोलकाता के लिए डायवर्जन की भी मांग करते हैं। लेकिन इससे पहले कि एटीसी कुछ फैसला कर पाए, पायलट किसी तरह फ्लैप्स को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा होते ही वह एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने इशू सोल्व कर लिया है और वह अपनी इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय तक प्लेन और एयरपोर्ट के बीच की दूरी सिर्फ 20 किमी रह जाती है, लेकिन फ्लैप खुलने की वजह से प्लेन रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है। यहां से रनवे पर लैंड करना काफी मुश्किल था, इसलिए पायलट ही एटीसी से कांटेक्ट करके रोमियो वे पॉइंट पर वापस जाने और लैंडिंग अप्रोच दोहराने की परमिशन मांगते हैं। लेकिन एटीसी की तरफ से उन्हें कोई भी रिस्पांस रिसीव नहीं होता है। कुछ पल रुककर वह फिर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऐसे करके कैप्टन कुल 4 बार एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर एक भी बार उन्हें सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इस समय प्लेन और एयरपोर्ट के बीच की दूरी मुश्किल से 10 किलोमीटर होती है। मामला हाथ से निकलता देख कैप्टन बिना एटीसी की के मदद से खुद ही प्लेन को वापस रोमियो वे पॉइंट पर ले जाने का फैसला करते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इस फ्लाइट को उड़ाने से लेकर एटीसी से बात करने तक का सारा काम कैप्टन खुद कर रहे थे, जबकि एविएशन नियमों के अनुसार हर फ्लाइट में एक पायलट की जिम्मेदारी प्लेन को उड़ाना होता है, जिसे पायलट फ्लाइंग कहा जाता है, और दूसरा पायलट एटीसी से बात करने और चेकलिस्ट वगैरह रीड करने जैसे काम करता है, जिसकी डेजिग्नेशन को पायलट नॉट फ्लाइंग नाम दिया जाता है। यह नियम सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि सिर्फ एक पायलट पर काम का ओवरलोड ना हो और वह वर्कलोड के चलते कोई गलत फैसला न कर बैठे। लेकिन फ्लाइट 311 में इस नियम को ताक पर रखकर कैप्टन ने सारा काम अपने कंधों पर लिया हुआ था। अब वापस रोमियो पॉइंट जाने के लिए कैप्टन हेडिंग सिलेक्ट नॉब का इस्तेमाल करके प्लेन को राइट साइड की तरफ घुमा देते हैं और साथ ही फर्स्ट ऑफिसर से फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर पर रोमियो वे पॉइंट को लोकेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्लेन से बाहर देखने पर घने बादलों के अलावा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्लेन को टर्न कराने के साथ ही वह इसका एल्टीट्यूड बढ़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एटीसी से उनकी बात होती है, जो उन्हें प्लेन का एल्टीट्यूड वापस घटाने के लिए कहता है।
क्योंकि उसी समय 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरा प्लेन वहां से गुजरने वाला था। इतना सुनते ही कैप्टन अपने प्लेन का एल्टीट्यूड वापस कम करना शुरू कर देते हैं। इस समय कॉकपिट में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक तरफ कैप्टन प्लेन के एल्टीट्यूड को घटाने बढ़ाने और एटीसी से बात करने में बिजी होते हैं। साथ ही उन्हें पास से गुजर रहे दूसरे प्लेन की भी फिक्र होती है और दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर रोमियो वे पॉइंट को खोजने में व्यस्त होते हैं। इन सब के बीच दोनों पायलट ये पूरी तरह भूल जाते हैं प्लेन अभी भी राइट साइड की तरफ मुड़ रहा है। दरअसल रोमियो वे पॉइंट पकड़ने के लिए इन्हें प्लेन को 180 डिग्री घुमाना था, लेकिन इस भूल के कारण प्लेन पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। दोनों पायलट इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि उनका प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कॉकपिट से बाहर घने बादलों के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी बीच प्लेन के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम की नेविगेशन डिस्प्ले उन्हें कुछ दिखाती है कि रोमियो वे पॉइंट उनके सामने नहीं बल्कि पीछे है। इसे देखकर दोनों पायलट चौंक जाते हैं, क्योंकि अपने मन में उन्हें यह लग रहा था कि वह दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रोमियो वे पॉइंट उनके सामने है। इसके बाद पूरे 6 मिनट का समय दोनों पायलट नेविगेशन डिस्प्ले के इस एरर को समझने में बिता देते हैं, जो सही मायनों में कोई एरर था ही नहीं। इन 6 मिनट में प्लेन हिमालय की तरफ गलत दिशा में तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैप्टन से उनकी लोकेशन पूछता है, जिसके जवाब में कैप्टन बताते हैं कि वह एयरपोर्ट से 5 मील की दूरी पर हैं। यह सुनकर कंट्रोलर हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ मिनटों पहले ही प्लेन रोमियो वे पॉइंट की तरफ निकला था, जिसके हिसाब से उसे एयरपोर्ट से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए था। यह एक बहुत बड़ा साइन था, जिससे कैप्टन को समझ जाना चाहिए था कि वह गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह इस पर ध्यान तक नहीं देते हैं। कुछ ही देर में फर्स्ट ऑफिसर का ध्यान नेविगेशन डिस्प्ले पर जाता है, जो यह दिखा रही थी कि प्लेन उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह देखते ही फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन से डरते हुए पूछते हैं कि हम उत्तर दिशा के आगे बढ़ रहे हैं ना? कैप्टन के टेम्परामेंट को देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर ने सवाल बहुत ही आराम से बिना कोई जोर दिए पूछा था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कैप्टन उन्हें डांट ना दें, और उनके इसी बिना जोर दिए पूछने की वजह से कैप्टन उनकी बात पर ध्यान भी नहीं देते, जो कि उन्हें प्लेन की करंट पोजीशन समझाने का सबसे बड़ा साइन था। कुछ ही पलों के बाद प्लेन का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म बजने लगता है। प्लेन अब पर्वतों के बहुत करीब उड़ रहा था। कैप्टन को लगता है कि एक फॉल्स अलार्म है, इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं देते। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को टर्न अराउंड के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन यह सोचकर उनकी बात को अनसुना कर देते हैं कि वह दक्षिण की तरफ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से इस अलार्म के बजने के ठीक 16 सेकंड बाद यह प्लेन एक विशाल पर्वत से जा टकराता है। बादलों की वजह से पायलट्स को हिलने का भी समय नहीं मिलता और प्लेन पलक झपकते छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। प्लेन में मौजूद 99 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर समेत सभी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे के होने के बाद कई दिनों तक इस प्लेन की तलाश चलती है, क्योंकि कैप्टन के अनुसार प्लेन दक्षिण की तरफ जा रहा था, लेकिन उस एरिया में खोजबीन करके प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। और आखिरकार कई दिनों के बाद पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोकल लोग इस हादसे के होने की खबर ऑफिशियल तक पहुंचाते हैं। तब जाकर इस प्लेन का मलबा मिल पाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस इस हादसे के होने की सबसे अहम वजह थी। साथ ही कैप्टन का एटीट्यूड एटीसी और फर्स्ट ऑफिसर के प्रति उनका बिहेवियर टेम्परामेंट और फर्स्ट ऑफिसर को कम आंक कर सारे काम खुद करने की जिद ने यह हादसा होने में अहम रोल निभाया। इसके अलावा A310 विमान की नेविगेशन डिस्प्ले पर दिशाओं के नाम लिखे होने की जगह सिर्फ नंबर्स का लिखा होना भी हादसे के होने का अहम कारण माना गया। अगर डिस्प्ले पर नंबर्स की जगह दिशाओं के नाम या लेटर्स लिखे हुए होते तो शायद कैप्टन ये पहले ही समझ जाते कि प्लेन गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। खैर, इस हादसे को हुए 32 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस इंसिडेंट को प्लेन कैसे नहीं उड़ाना चाहिए, इस चीज के लिए केस स्टडी माना जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।